थोड़ा सामान था, बाकी सामान क्या भेज के चली गई थी वो? सारा कुछ भेज के चली गई। आप यहाँ पे वो अपने घर से कोई क्या पता नहीं चला। अच्छा। ऐसे कोई थोड़ा थोड़ा गए। यानी कि छोटी चीजें बाकी थी, बाकी सामान सारा वो सेल करके चली गई यहाँ से। तो गुलाम हैदर की आखिरी बात आपके साथ कब हुई? हमारी आखिरी बात उसको ये चली गए 10-15 दिन के बाद। अच्छा, उसने क्या कहा गुलाम हैदर? जो किराया है हम देंगे और सामान करा पड़ा रहे, जो सामान पड़े तो किराया हम देंगे। आफताब, जरा उनसे ये भी पूछिए, क्योंकि सीमा जिस तरह से दावा कर रही है कि उनका एक घर था जिस घर को उन्होंने बेचा, लगभग 12 लाख रुपए उससे मिले। दूसरा यहाँ पे उसका एक घर था, जैसे कि बता रही हैं, गुलाम हैदर भी बता रहा है कि घर लिया हुआ था और वो 12 लाख का भेजा, 16 लाख का था वही इस एरिया में। तो उस गली में वो कितने का भेजा? वो आपने बताया हमारे को तो हम 12,85,000। उसने बताया कि 12,85,000 रुपए में सीमा हैदर ने आपको बताया कि वो बेच दिया। अच्छा ले दूसरा हमारा मियां पैसे देगा, ये मकान सही नहीं। तो सीमा हैदर कह रही है मियां जो था गुलाम हैदर वो जालिम है, मुझ पे तशद्दुद करता था। बलोच ट्राइबल जो है, आप ये जानते हैं कि सिंध में जो बलोच ट्राइबल रहते हैं, बलोच जो हैं मक्सी बलोच हैं, रिंद बलोच हैं, मुगरी बलोच हैं, बहुत सी यहाँ पे जो है बलोच के ट्राइबल हैं। क्या वाकईतन ऐसा होता है कि जिंदा गाड़ देते हैं, दफन कर देते हैं, कत्ल करते हैं, मार देते हैं? कोई आपको ऐसा है खबर? नहीं तो क्यों बात है, हमारे हैं बाकी जो कोई बुरी जो होती है लेडीज तो उसके साथ बात हो जाता है, बाकी अच्छी होती है तो कौन मारता है, कौन अपना घर खराब करता है? ये तो कम बेचारा था ही नहीं इधर। 4 साल ये इससे पहले हल चला गया हमारे मकान से, पहले चला गया, ये इधर था ही नहीं तुम्हारा। तो उसके घर वाले कह रही मेरे ससुर जो थे वो जुल्म करते थे, और जैकबाबाद में जो है बलोच ट्राइबल जो है हमारा, वहां पर जो है लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता है। तो ये सारा झूठ बोल रही थी। आफताब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आफताब, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से तमाम सवाल इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब वो यहाँ पर रहती थी, आप वहीं पर मौजूद है, ये सिंध प्रांत है जहाँ पर सिंधी बोलती थी सीमा और साथ ही बलूची बोलती थी, लेकिन अब जैसे ही इंडिया आई वहाँ पर हिंदी फ्लुएंटली वो बोल रही हैं, इंग्लिश भी बोल रही है, इसीलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जो दावे सीमा की तरफ से किए जा रहे हैं और वो बार बार बयान बदल रही हैं, और इसीलिए जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं शक है कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान से इंडिया पहुंची सीमा हैदर। लेकिन जरा कुछ और भी लोग, अगर वहां पर कुछ महिलाएं मिल सकती हो तो उनसे जरा बात करने की आप कोशिश करें, आप बताएं कि आखिरकार उनके साथ महिलाओं से क्या बातचीत होती थी, कभी उन्होंने पबजी खेलने का जिक्र किया? देखें यहाँ पर ऐसा जो यहाँ पे जो कल्चर है जी, कैमरा पे नहीं आती, इनकी खवातीन जो है वो कैमरा पे नहीं आती, मगर जो है इनसे मैंने जो बात की है उनका कहना यही है, तमाम जो लोग मौजूद हैं, कि खवातीन के साथ उनका ताल्लुक जो था वो बड़ा अच्छा था। शादी गमी खुशी 3 साल में ईदें जितनी होती थी उसमें भी वो शरीक होती थी। क्या वो कभी इस बात का जिक्र करती है कि उनका पति जो है वो उनसे मारपीट करता है, दोनों के बीच झगड़े होते हैं? कितने साल पहले यहाँ पर रहने आई थी सीमा हैदर? देखें 3 साल से अगर मंजूर साहब के किराएदार थी वो यहाँ मौजूद हैं, 3 साल से वो कह रहे हैं कि मुसलसल वक्त पे मुझे किराया मिलता रहा, कभी देर हो जाती थी तो भी वो मुझे कह देती थी कि बस अभी आज या कल परसों तक पैसे आ जाएंगे, मेरे शोहर पैसे जो है गुलाम हैदर भेजेंगे। ये मंजूर साहब का कहना है, ये मेरा अल्फाज नहीं है। मैं दोबारा पूछता हूँ, मंजूर साहब आपको किराया वक्त पे मिलता था? हाँ, हमारे किराया फोन कर दीजिए, इसका पैसे भेज देता। हाँ, कभी 70-80 हर महीने में हो, 70-80 हज़ार पर तो वक्त पे किराया मिलता था, घर भी चलाती थी, किराया भी देती। तो इससे तय हो गया कि गुलाम हैदर ना जालिम था, ना जालिम है, ना उसके साथ जो उसके ताल्लुकात, ये वो मकामी लोग हैं जो कह सकते हैं कि ये प्लांटेड लोग नहीं है।
ये जी। लोग जो है मोहल्ले के लोग हैं उसके, अगर सीमा वहां झूठ बोलती है तो ये तो कम से कम एक बंदा झूठ बोल सकता है, मगर ये पूरा मोहल्ला जो है मैं समझता हूं कि सीमा के लिए झूठ तो नहीं बोलेगा, या इनके एक स्क्रिप्ट तो नहीं है, या ये फिल्मी तो शूटिंग नहीं हो रही जहां पे मौजूद है। ठीक है आफ्ताब, मैं आपके यानी पास कि तय है आऊंगी। कि- हमारे साथ हमारे संवाददाता सीमा जिस वक्त नोएडा के जहां रबुपुरा गांव में है वहां पर मौजूद हैं जावेद, क्योंकि हमने पूरी कन्वर्सेशन को सुना, वहां पर जो आसपास मोहल्ले के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं सीमा को लेकर, कैसे उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था, टाइमली किराया जो है वो मिलता था, और किसी से भी 3 साल से, क्योंकि उनका पति यहाँ पर नहीं था, वो सऊदी अरब में था, कभी किसी से उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ मारपीट होती है, मेरे साथ झगड़ा होता है, या उससे पहले भी कभी इस तरह का जिक्र उनकी तरफ से नहीं किया गया। टाइमली किराया मिलता था तो बातचीत तो हैदर के साथ होती ही होगी सीमा की, लेकिन यहाँ पर कुछ और कह रही हैं, लगातार बयान बदल रही हैं, और यही वजह है शायद उन पर शक जो है वो लगातार जांच एजेंसियां, यूपी एटीएस हो, आईबी हो, लगातार शक गहरा रहा है। और कैसे वो यहाँ पर आई पाकिस्तान से, नेपाल जो बॉर्डर पर पहुंची तो कैसे वो रबुपुरा तक पहुंच गई, क्योंकि और नोएडा तक आई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ सीमा हैदर अगर वो एक हाउसवाइफ है और वो पाकिस्तान में रह रही थी, जिस तरीके से उनके पड़ोसियों ने, उनके गांव के लोगों ने, उनके इलाके के लोगों ने बताया कि महीने में उनके जो शौहर हैं गुलाम हैदर वो वहां से पैसे भेजते थे, तो उनको पाकिस्तान से दुबई और दुबई से फिर नेपाल और नेपाल के रास्ते फिर भारत में उन्होंने बिहार के रास्ते से उन्होंने एंट्री किया, जैसे कि अभी तक जानकारी मिली है। तो एक घरेलू औरत यहाँ तक कैसे पहुंचेगी? 4 बच्चों को लेकर वो यहाँ पहुंची, 12 लाख रुपए उनका उन्होंने मकान बेचा, 12 लाख कुछ रुपए का, किसके जरिए बेचा, कौन था डीलर, इस बारे में उन्होंने एटीएस, साथ ही यहां तक कि उन्होंने ये भी पूछा गया कि नेपाल के पास भी उन्होंने किसी दूसरे के फोन से जो क्या कहते हैं सचिन मीना से उन्होंने पैसे मंगवाए थे, सचिन मीना से कम्युनिकेशन किया था, यहां तक कि पाकिस्तान में भी उन्होंने हॉट स्पॉट के जरिए सचिन से बात की थी। तो आखिर वो शख्स कौन है, एक पूरा नेक्सस क्या है, कई ऐसे सवाल हैं। ठीक है जावेद, आप रहिएगा हमारे साथ। आफ्ताब मुगेरी हमारे साथ बने हुए हैं। आफ्ताब, एक हाउसवाइफ कैसे स्मार्टली हम देख रहे हैं बातचीत करने में किसी भी तरह की कोई झिझक महसूस नहीं कर रही है, अपने 4 बच्चों के साथ बाकायदा लगभग 12,85,000 का मकान बेचकर इंडिया पहुंच जाती है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसकी कौन मीडिएटर था जिसके देखरेख में मकान बेचा गया। बाकायदा ये साफ लग रहा है कि कोई ना कोई तो था जो सीमा को गाइड कर रहा था, क्योंकि एक हाउसवाइफ किस तरह से आपने स्मार्टली हम देख रहे हैं पाकिस्तान से नेपाल आना, फिर नेपाल में शादी करना, वापस पाकिस्तान आना, फिर इंडिया आना, ये आसानी से तो नहीं हो सकता बिना किसी के मदद के। देखिए जी, ये मकान भेजना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में या इंडिया में, क्योंकि रियल एस्टेट के लोग जो हैं गली गली में मोहल्लों में मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी बंदा आज, अगर ये मकान मालिक हैं मेरे साथ जो मौजूद हैं, अगर ये कहें कि मुझे मकान भेजना है तो 10 लोग यहाँ पर मकान लेने के लिए आ जाएंगे। तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मकान बेचने की बात की होगी तो किसी न किसी रियल एस्टेट के बंदे ने उसका मकान सेल करवाया होगा। ताहम मंजूर साहब जो हैं, जो इसके मालिक मकान हैं जहाँ पे वो किराएदार थी, उनका भी यही कहना है कि जब हमने ये पूछा कि पता लगाया आपने मकान सेल किया, तो उसने खुद ही बताया कि मैंने 12,85,000 रुपए में ये मकान बेचा है। और गुलाम हैदर जो मेरे कितने समय पहले वो मकान बेचा था, कितने समय पहले सीमा ने मकान बेचा था, और अगर मकान था तो फिर वो किराए पे क्यों रह रही थी? मंजूर साहब, अगर मकान कितने अर्से पहले बेचा था उसने? 4-5 महीने, यानी कि जाने से 4-5 महीने पहले आपको पता था कि उसने मकान सेल कर दिया था। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि क्या वजह क्या थी कि जब मकान भी था तो आपके पास किराए पे क्यों रहे? वो मेरे को बोला तो ये इसको हम काम करवाएंगे, थोड़ा सही नहीं है, ये नया मेरा तो पैसे दीजिए तो उसको बनाऊं। अच्छा, आपके यहाँ रहते हुए मकान दिया था 3 साल में, या पहले मकान था आपके पास किराए पे? नहीं, इधर रखते थे और गुलाम हैदर ने पैसे भेजे, इसलिए पता। अच्छा, आपके यहाँ किराए पे रहते हुए? ठीक है, एक छोटा सा सवाल आफ्ताब आपसे कम शब्दों में कहूंगी कि आप इसका आंसर करें, क्योंकि अब जांच एजेंसियों पर यह डिपेंड करता है कि सीमा को जेल जाना होगा या वापस उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है। अगर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है तो वो लगातार ये कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। वहां की सरकार क्या इस बात को लेकर कोई आश्वासन देगी कि वो अगर वहां पहुंच जाती है तो वो और उनके 4 बच्चे जो है वो सेफली रहेंगे वहां पर? देखिए जी, पाकिस्तानी सिटीजन है और पाकिस्तान गवर्नमेंट यकीनी तौर पर उनकी सिक्योरिटी को मामूल पे लाएगी और उसकी जो है जान की हिफाजत यकीनन ही। इस वक्त ये इंटरनेशनल ये केस है, मैं समझता हूँ कि जो है पाकिस्तान हुकूमत
कहीं ना कहीं उसको सिक्योरिटी फराहम करे कि क्योंकि इस वक्त सीमा हैदर ने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े अहम हैं, जो कि पाकिस्तानियों को भी, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी समझ से बालातर है कि पाकिस्तान के अंदर ठीक है आफ्ताब जी, समय की कमी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब आफ्ताब मुगेरी सीमा के घर पाकिस्तान में पहुंचे, तमाम खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो यही है कि सीमा जब वहां पर रहती थी तो वो सिंधी बोलती थी, वो बलूची बोलती थी, उनके पति से उनकी बात होती थी और साथ ही वो अपने मकान मालिक को टाइमली किराया भी देती थी। फिर बड़ा सवाल यही है कि अचानक से हिंदुस्तान आकर सीमा फ्लुएंटली हिंदी कैसे बोलने लगी? ऐसे तमाम सवाल हैं और जांच एजेंसी लगातार इस पर जांच कर रही है। 16 घंटे से ज्यादा सीमा से पूछताछ हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। जोधपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा भी किया है। मृतकों के परिवार का रिश्तेदार ही हत्यारा निकला। जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मॉनसून सत्र में 31 बिल लाएगी सरकार।
नीतीश कुमार ने बेंगलुरु विवाद को किया खारिज, नाराजगी के लगे आरोपों पर दी सफाई, कहा हमारी सारी बातें मानी गई, देश के हित में हम सब साथ हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में बार बार बयान बदल रही है सीमा हैदर, आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी से हुई थी भारत में एंट्री। राजस्थान में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, मृतकों के परिवार का रिश्तेदार ही निकला हत्यारा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चमोली के अलकनंदा नदी के पास ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट से 16 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। मृतकों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 1 लाख देगी धामी सरकार। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात के राजकोट में पानी ही पानी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस स्टेशन में भरा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। पाकिस्तानी सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने की पुष्टि होती है। लेकिन 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादातर सवालों का धड़ाधड़ जवाब दे रही है, उससे एटीएस और बाकी एजेंसीज सतर्क हो गई हैं। अब इस बात की पर भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा। वहीं अब इस मामले में यूपी का एटीएस को खुफिया एजेंसी आईबी से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर के नोएडा में रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की है, इसे लेकर भी वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सीमा हैदर पर। लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। अब इस पूरे मामले में एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की भी एंट्री हो चुकी है और लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। अब कि सीमा हैदर किस रास्ते से भारत आई और कैसे, किसने उसको गाइड किया, क्योंकि पहले ये केवल एक प्रेम कहानी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उससे सीमा हैदर पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सवालों में सीमा हैदर खुद कंफ्यूज नजर आ रही हैं, डरी हुई, घबराई हुई नजर आ रही हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दे रही हैं, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस अब कम होता चला जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सीमा हैदर 2 तरफा बातें करती हुई नजर आ रही हैं, जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यूपी एटीएस को पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यूपी एटीएस की तरफ से हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सीमा ने कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपयों में एक मोबाइल खरीदा था और पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी एटीएस को अपने मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है। सीमा हैदर के पास से 8 मई का मोबाइल फोन का बिल मिला है और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है और इसके 2 दिन बाद यानी कि 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। पूछताछ में उससे यह भी पूछा गया कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था। ये तमाम सवाल सीमा हैदर से किए गए, लेकिन उन सवालों का सीमा हैदर सही से जवाब नहीं दे पा रही हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल, अभी तक उनके मोबाइल फोन से डाटा नहीं मिला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में हो जाता है। बहुत सारी संवेदनशील चीजें खुलेंगी जब मोबाइल डाटा आएगा और मोबाइल डाटा से किन किन लोगों को फोन किया गया, कौन लोग थे इसके पीछे, कितने लोगों के सीमा हैदर संपर्क में थी। बहुत सारे सवाल इस केस में खड़े हो रहे हैं। यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से पूछा है कि क्या तुम कोई कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी। पूछताछ में एटीएस ने सीमा हैदर से जब ये पूछा कि क्या उसने कभी फूफी और फल जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कामकाज की कोड लैंग्वेज में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारी आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल वो कोड वर्ड है जिसका इस्तेमाल रुपयों के लिए किया जाता है।
यानी कि यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से ये भी पूछा है कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला। यूपी एटीएस ने दूसरे दिन की पूछताछ में और क्या कुछ सवाल पूछे हैं वो भी जानते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो सीमा हैदर से पूछे गए। पहला बड़ा सवाल, पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर से पूछताछ लगातार जारी, और सवाल ये पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान में किसी किराए के घर पर सीमा हैदर रहती थी, अगर हाँ तो वो घर कैसे बेच दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है जो सीमा हैदर से पूछा गया है। पहला सवाल, सीमा हैदर से सवालों की जो फेहरिस्त रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि एटीएस की तरफ से सीमा हैदर से करीबन 22 सवाल किए गए हैं। उन 22 सवालों में पहला सवाल ये है कि सीमा क्या किसी के संपर्क में थी और पबजी के जरिए कैसे प्यार हुआ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि आखिरकार पबजी, देखिए बहुत फनी लगता है, बहुत ही जब हम पबजी गेम का जिक्र करते हैं तो वो गेम जैसा ही लगता है, लेकिन ये इतना गंभीर मसला कैसे हो गया, कब से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये एक बड़ा सवाल किया गया है। वहीं तीसरा सवाल सीमा हैदर से किया गया है कि सीमा से मिलने कैसे नेपाल पहुंचा, किसने मदद की। वहीं चौथा सवाल किया गया कि 1.5 महीने तक सीमा को रबुपुरा में रखा गया, किसी को सूचना क्यों नहीं दी गई। ये सवाल सीमा हैदर से किए गए हैं। वहीं पांचवा सवाल सीमा हैदर से किया गया है कि पाकिस्तानी महिला के भारतीय दस्तावेज बनवाने की कोशिश क्यों की गई। तो ये तमाम सवाल हैं जो सीमा हैदर से पूछे गए हैं, क्योंकि लगातार सीमा हैदर सवालों के घेरे में हैं और सीमा हैदर से पूछा जा रहा है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने मदद की, कैसे पबजी के जरिए, एक गेम के जरिए दोनों को प्रेम हुआ। हमारे साथ स्टूडियो से अनन्या बेदी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, जावेद हसन रबुपुरा से सीमा के घर से लाइव हमारे साथ हैं, वहीं आफ्ताब मुघेरी से हमारे साथ बने हुए हैं, पाकिस्तान में सीमा के घर से लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अनन्या के पास चलते हैं, अभिषेक के पास चलते हैं, अनन्या से हम बाद में सवाल लेंगे। अभिषेक, अभी बहुत सारे सवाल जो हैं वो सीमा हैदर पर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो मोबाइल डेटा है उसकी कब तक डिटेल्स आ जाएंगी, कब तक इंफॉर्मेशन निकल आएगी, और उसमें कहीं ना कहीं देरी भी हो रही है। जो एक सिस्टम है, देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इस मामले में ढिलाई भी देखी जा सकती है कि अब तक जो